Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 7 of analytical geometry. तो क्या है लेक्चर 7? पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशंस हैं बट ज़रूरी भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ 3 पॉइंट्स ABC। पॉइंट फर्स्ट क्या है? दैट इज 3 पॉइंट्स ABC और कॉलिनियर। तो कॉलिनियर, सबसे पहले आपको कॉलिनियर समझना है। कॉलिनियर होता क्या है? ये जो 3 पॉइंट्स है ना, कॉलिनियर का मतलब है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर तीनों पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे तो हम कहते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये क्या है? कॉलिनियर। तो डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं? तो डेफिनेशन है, अगर आप सबसे पहले ए और बी को ऐड करोगे, तो सॉरी ए और बी को, वो जो डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला से ए और बी की लेंथ निकालोगे तो ए से बी तक कितना लेंथ है। तो इसके बाद क्या करोगे? बी टू सी भी आप करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी का मतलब क्या है? लेंथ फ्रॉम बी टू सी। आप कैसे ये निकालोगे? बाई डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, बाद में बी सी निकालना है बाई डिस्टेंस फार्मूला। अगर वो किसके बराबर आएगा? अगर वो ए टू सी आएगा, ठीक है, ये जो छोटी दो डिस्टेंस हैं इनको ऐड करके अगर आपके पास ए सी आएगा, ए सी, तो अगर ये डेफिनेशन आपके सामने है, दैट इज ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इसको क्या कहते हैं? 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। आया समझ में? तो आपको ये समझना है, सपोज आपको कल सी की जगह बी भी हो सकता है, बी की जगह सी भी हो सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली डेफिनेशन चेंज करनी है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड फिगर। ये याद रखना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जिसके 4 साइड्स होंगे और वो क्लोज होगी। सपोज ऐसे हो सकता है, इसके 4 साइड्स है और क्लोज्ड फिगर भी है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? पैरेललोग्राम का मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल मीन्स ये जो अपोजिट साइड्स जिस फिगर के क्या होंगे? अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल का मतलब क्या है? पहले मुझे पैरेलल समझाना है आपको। पैरेलल, ठीक है, तो इसका मतलब है पैरेलल ऐसे, ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी मीट नहीं कर सकती, स्ट्रेट दो लाइनें। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लाइन, आपके पास ऐसे एक लाइन है, तो आपको ऐसी ही दूसरी लाइन डालनी है, ताकि ये ज़िंदगी में कभी भी आप जितना भी एक्सटेंड करोगे ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, जैसे यहाँ पे ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का मतलब ही ऐसे है। तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं अपोजिट साइड जो है ना वो क्या है? पैरेलल। इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल लिखा है, तो जब इक्वल होंगे ना तो पैरेलल खुद ब खुद होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये, सबसे पहले क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइडेड फिगर है। ये क्या है? पैरेललोग्राम। ये तब होगी, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऐसे आप देख सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सपोज ये जो साइड है ना, जितनी इसकी लेंथ है, अगर वो यहाँ से जो अपोजिट साइड है बराबर होंगे, और यहाँ पे जो साइड है वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो आपको खुद समझना है कि ये जो 4 साइडेड फिगर है ये कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब ये है पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। तो पैरेलल तब होते हैं जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। आया समझ में? तो क्वाड्रिलेटरल आपके पास ये जो फिगर है ना, ये तब ये फिगर बनेगी। इसका मतलब ही यही है कि क्वाड्रिलेटरल है, ये तब पैरेललोग्राम होगी जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है।
तो ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल तो आप पता है आपको, रोम्बस किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे रोम्बस का मतलब होता है जैसे स्क्वायर होता है ऐसे ही रोम्बस भी होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं पैरेललोग्राम, ये तो पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम के यहाँ पे क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ से जो साइड है ना वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ए बी सी डी, इसका मतलब पैरेललोग्राम का मतलब ए बी किसके बराबर होना चाहिए, डी सी के, और ए डी जो साइड है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो बट रोम्बस क्या है, ये तो पैरेललोग्राम ही है। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। सपोज ए बी सी डी, अगर इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो फोर साइड्स, इफ द quadrilateral has four sides equal, all the four sides equal, then we said this is what, दिस इज रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब ही होता है कि ये जो फिगर होते हैं इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। बाकी आपको पता ही है कि अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ए बी की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं आप, बाय डिस्टेंस फार्मूला। बी सी की डिस्टेंस फार्मूला से आप लेंथ निकाल सकते हैं, सी डी और ए डी, ठीक है। अब तो आपको उस वक्त कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो ऐसे ही आप याद रख लेना, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि सारे साइड्स जो है ना, फोर साइड्स ही होते हैं, ये आपस में बराबर होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रोम्बस। तो नेक्स्ट क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्ट एंगल। अब मसला क्या है, रेक्ट एंगल पे हम आ गए। तो रेक्ट एंगल क्या होता है, अगर आपको याद होगा रेक्ट एंगल इससे कहते हैं, ये तो सबसे पहले क्या होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके रेक्ट एंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ही होगा, यहाँ पे ये जो है ना एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये रेक्ट एंगल में खासियत होती है, वरना ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेलल भी देख सकते हैं, और इक्वल अगर आप कहोगे तो इक्वल भी है, ठीक है ना। तो एक ही बात है, पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। बट यहाँ पे क्या है, तो इसके ये जो फोर एंगल्स जो होते हैं दैट इज 90 डिग्री। ये तो आप ऐसे याद रखो ताकि आपको समझ आएगी कि ये फिगर कैसे है। तो इसके बाद क्या लिखा है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे जो ए बी सी डी, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, डी सी के, और ए डी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। तो इस हिसाब से सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम बन गया है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और साथ में क्या लिखा है, आल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए। डायगोनल का मतलब है कि ये जो बी डी डायगोनल है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए सी। बट ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं होता है, बस यही फर्क है पैरेललोग्राम और रेक्ट एंगल में। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसमें रेक्ट एंगल में क्या होता है, ये जो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये डेफिनेशन है रेक्ट एंगल की। तो इसके बाद है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो अब स्क्वायर का मसला है, स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसे होता है। तो स्क्वायर के भी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, फिर रम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो जब हमने कहा था ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस इफ एंड ओनली इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस के भी सभी ये जो फोर साइड्स हैं ये आपस में बराबर होते हैं, बट स्क्वायर के भी फोर साइड्स बराबर होते हैं। फिर फर्क क्या है उनमें, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये तो एंगल है ना, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, वैसे क्वार्टर किस में, रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो इस हिसाब से सबसे पहले ये रोम्बस है। और ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो डायगोनल, आल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो डायगोनल्स दो है ना, इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर। आया समझ में। तो फर्क आपको दिखनी चाहिए, क्या सब पैरेललोग्राम और रेक्ट एंगल में क्या फर्क है।
एंड रोम्बस एंड स्क्वायर में क्या फ़र्क है? तो परलोग्राम में सिर्फ इतना आपको याद रखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल में क्या आपको याद रखना है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बस में क्या है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। बट स्क्वायर में क्या है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल बट आल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसा है, ठीक है, बस यही फर्क है इन फोर में। तो इसके बाद क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ये तो हमने अब पढ़ा, तो अब आपको ये क्लियर है, ठीक है ना? तो स्क्वायर भी आपको समझ आया, क्वाड्रिलेटरल आपको समझ आया, रेक्टेंगल आपको समझ आया, परलोग्राम आपको समझ आया, और कोलिनियर भी आपको समझ आया, ठीक है। तो बाकी वो जो है ना, बाकी आप लेंथ्स खुद निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास फोर कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वर्टिसेस हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आपको लेंथ निकालनी है, तो वो तो नहीं आएगा, वो तो एकेडमिक है ज़्यादा। तो आप ऐसे ही साइड्स निकाल कर ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इनकी लेंथ बराबर है। अगर बराबर है तो रोम्बस है, ठीक है ना? तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसके बाद एक दो पॉइंट और, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 जो है दैट इज अ पॉइंट पी इज अ सर्कम सेंटर। आपने क्या अभी तक पढ़ा? सेंट्रॉइड आपने पढ़ा, ठीक है, वायर मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद इन सेंटर आपने पढ़ा, इन सेंटर क्या होता है? वायर बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर। एंड द नंबर दिस इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर होता क्या है? अ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है ना, इसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इफ एंड ओनली इफ, ये जो अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, कौन कौन सा, ये जो पॉइंट पी बीच में होता है, अगर हम ज्वाइन करेंगे पी बी, पी सी एंड ए पी, अगर ये तीनों के तीनों लेंथ्स बराबर होंगे, इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है ये बराबर होगा बीच में, तो हम बोलते हैं इस पॉइंट को सर्कम सेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए पी, ये जो ए पी है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए? पी बी, ऐसे इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। तो अगर तीनों के तीनों लेंथ्स आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट पी है ना, ये कौन सा पॉइंट है? सर्कम सेंटर। तो ये था पॉइंट नंबर 6। तो अब हमें जो पढ़ना है दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन हमारे पास होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसका स्लोप। तो सबसे पहले आपको स्लोप समझना है। तो स्लोप होता क्या है? देखो, मैंने इसीलिए डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने रख दिया, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू है ना, वो डेफिनेशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर है आपको? तो एक्स एक्सिस कौन सी है और वाई एक्सिस कौन सी है? तो आपको क्या करना है? लाइन, एक लाइन है विच मेक्स द एंगल विच अ लाइन मेक्स, एक एंगल, एक लाइन जो है ना वो एक एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो नेगेटिव डायरेक्शन या तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर से जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्यों? अगर हम ऐसे करेंगे ना, अगर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बना वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। तो आप सीधी सी ये रखो याद कि ऊपर के साइड से आपको क्या है, और यहाँ से देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मीनस, और ये जो है ना राइट साइड से एक्स एक्सिस की जहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलते हैं। तो इतना ही आप याद रखो, इस साइड में और ऊपर के साइड में जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इस एंगल को, कौन सा एंगल? सपोज अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनता है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव डायरेक्शन समझ आना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन पता है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आते हैं। सबसे पहले एंगल जो बनना चाहे वो तो यहाँ से बनना चाहे, और नंबर सेकंड इज, और नंबर सेकंड जो है वो ऊपर के साइड से आना चाहे, ठीक है। तो नेगेटिव आपको नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे याद रखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो यहाँ पे एंगल बनता है, सपोज अगर 30 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस एंगल को क्या नाम देंगे हम? एंगल ऑफ
नेशन जो यहाँ पे एंगल बनता है, तो इस एंगल का जो नाम है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये इंक्लाइन करती है एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल। और इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, या तो इस एंगल को क्या हम कहते हैं कि ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है। द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं थीटा। तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल है यहाँ पे जो बनता है इसको हम एक्चुअली डिनोट करते हैं थीटा से। इतना समझ आया। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, अगर इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विच मीन्स ये जो लाइन है ये कौन सा एंगल बनाती है यहाँ पे, थीटा, देन tan थीटा इज कॉल्ड इट स्लोप। तो आपको करना क्या है, ये जो एंगल यहाँ पे होगा सपोज 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, थीटा को कोई भी वैल्यू हो सकता है, आपको लेना है tan थीटा। tan मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा लेना है। तो सपोज अगर यहाँ पे थीटा है तो आपको लेना है tan थीटा। आया समझ। तो अगर यहाँ पे सपोज 30 डिग्री है तो आपको क्या लेना है, tan 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो आपको लेना है tan 45 डिग्री। तो देन tan थीटा इज कॉल्ड इट स्लोप। तो tan थीटा को ही हम क्या नाम देंगे, स्लोप बोलते हैं tan थीटा को। जो यहाँ पे एंगल है उसका tan लेना है साथ में, तो दैट इज tan थीटा, उसको बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट। तो जो स्लोप है उसका सेकंड नाम है ग्रेडियंट। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज यूजुअली डिनोटेड बाय एम। ये जो स्लोप है ना इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम। ये जो डेफिनेशन है स्लोप ऑफ ए लाइन ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एंगल यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा करेंगे, एंगल यहाँ पे बनेगा एक्स एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका नाम होता है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन अगर हम थीटा लेंगे उसके साथ तो बनेगा tan थीटा। तो अगर आपको tan थीटा डीप में समझना है, जो मैं एकेडमिक लेक्चर देता हूँ क्लास 10th के, ऑफ क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री, हाँ ट्राइगोनोमेट्री मैंने पढ़ा है वहाँ पे। ट्राइगोनोमेट्री का 2-3 लेक्चर्स आपको फिर डीप से पढ़ने हैं, या आप ओनली लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं अगर आपको tan भी पता नहीं है कि tan होता क्या है, ठीक है ना। तो आपको फिर ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, क्लास 10th का है वहाँ पे। तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप tan के बारे में। तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट। ये थी मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब मैं आपको लिटरल मीनिंग में समझाता हूँ कि एक्चुअली ये स्लोप होता क्या है। नॉन मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है ना इसको हम कैसे समझेंगे कि ये जो स्लोप है एक्चुअली होता क्या है। देखो हमारे पास एक यहाँ पे हिल है या माउंटेन है, ठीक है। तो एक तो ये है और दूसरा जो है ना वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा है और यहाँ पे भी एक बंदा बैठा है। आप मुझे बताओ इसको भी इस माउंटेन को चढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ट्रेवलर वो जो माउंटेनियर्स होते हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वो जो ऊपर से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आसानी किसको हो जाएगी ऊपर चढ़ने में, ठीक है। क्यों, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मुश्किल है ऊपर चढ़ना एज कंपेरिजन टू दिस पर्सन, पर्सन ए। अगर आप नाम रखोगे पर्सन बी को डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू पर्सन ए। क्यों, क्योंकि इसका जो पहाड़ पहाड़ का जो एक साइड है ना जहाँ से इसको चढ़ना है ऊपर, ये ज़्यादा स्टीप है एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको कहेंगे कि इस लाइन को ऊपर चढ़ना है, या इस सपोज यहाँ पे एक ग्राउंड जो है ना, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, तो आपको बताएंगे कि यहाँ से इसको ऊपर चढ़ना है ऐसे, और यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ना है। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे ऊपर चढ़ना, तो सिंपली ये, क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, स्लोप स्लोप मीन एंगल जो बनेगा वो कम है एज कंपेरिजन टू दिस। आया समझ। तो इसका जो स्लोप है ना वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है, जिस लाइन का स्लोप कम होगा तो हम प्रेफर करेंगे कि वहाँ से ही चढ़ना। तो एक्चुअली ये जो स्लोप होता है, जब हम कहते हैं ना किसी पर्सन को आपको यहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है, वो देखता है कि स्लोप किस लाइन का कम है या स्लोप किस, ये जो
होता है ना प्लान, जैसे प्लान होता है ऐसे ही ये जो लाइन है माउंटेन का, ठीक है, माउंटेन का एक साइड होता है। तो एक्चुअली पर्सन देखता है कि मुझे कहाँ से जाना है, एक्चुअली वो क्या देखता है मैथमेटिकली, वो देखता है कि स्लोप कहाँ से कम है, ठीक है ना। हम जब भी पिकनिक जाते हैं तो हम वहाँ से देखते हैं कि हमें जब माउंटेन को चढ़ना होता है ऐसे ऐसे, फिर हम देखते हैं ना कि क्या हम ऐसे जाएंगे कि या ऐसे जाएंगे। हम प्रेफर करते हैं कि स्लोप कहाँ से कम है, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी वहाँ से चढ़ना। तो जहाँ से स्लोप कम होगा हम वहाँ से ही जाते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है स्लोप। तो स्लोप ही अगर आप देखोगे, जितना एंगल कम बनेगा उतना स्लोप कम होता है। यहाँ पे जो स्लोप ज़्यादा है क्योंकि अगर आप देखोगे इसका एंगल ज़्यादा है। तो ये थी स्लोप की मीनिंग फॉर नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्लोप होता क्या है। तो अब आप देख सकते हैं सपोज यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे तो एंगल बहुत ज़्यादा है, तो विच मीन्स 45 डिग्री। तो अगर आप करोगे यहाँ पे जो स्लोप होगा दैट इज 10 30 डिग्री आपको लेना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा दैट इज 10 45। तो आपको बताना है 10 30 डिग्री किसके बराबर है। तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3, और 10 45 डिग्री होता है 1 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि इस ये जो यहाँ पे एंगल बनता है तो इसका जो स्लोप है ना, इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या है 1, और इस लाइन का स्लोप क्या है 1/√3। अगर आपको ये वैल्यूज भी पता नहीं है तो आपको मैंने बताया लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्राइग्नोमेट्री जो है ना, आप वहाँ पे देख के सभी वैल्यूज, और आपको ये भी पता चलेगा कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से वो लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे इजी लेक्चर है, 10th के लिए है, बहुत ही बेसिक लेक्चर हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये था स्लोप, ठीक है। तो अब हम स्लोप पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे और चलेंगे आगे। मिलेंगे कल हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही रखेंगे। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।